अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ, ये अब देखें आज हम करेंगे ये हेल्केन के पास्ट पेपर्स ना। ठीक है। अच्छा, तो देखें यहाँ पे क्या बोला, हेक्सेन है मेरे पास C6H14 ना। हेक्सेन कौन सा है? C6H14 ना। तो अब क्या है यहाँ पे मेरे पास एक हेक्सेन है यानी एल्केन है ना। और बोला इज़ अ कलरलेस लिक्विड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ हेक्सेन। ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन एक्वस is added to both test tube. One test tube is kept in dark and other test tube is exposed to sunlight. सनलाइट में कौन सा होता है? एल्कीन का रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, जिसमें बनता है हेलो एल्कीन। ठीक है। और डार्क में वो कुछ भी नहीं होता। अब वो क्या बोल रहा है, एक हमारे पास ये टेबल दिया गया है, एक ये हे कार को करने के बाद हमने क्या किया, जो ये टेस्ट ट्यूब हमने ये डार्क में रखी थी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो सनलाइट में रखी थी वो क्या हो गया, कलर ये फेड्स टू पेल येलो। अब वो क्या बोल रहा है, द टेस्ट ट्यूब इन द डार्क इज केप्ट कूल एंड नॉट एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेज। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन फॉर द टेस्ट ट्यूब दैट केप्ट इन डार्क। देखो, अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, वो एनर्जी को देती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शन ये कहाँ से होगा? सही है। तो इसका रीज़न क्या है? नॉट इनफ एनर्जी नो रिएक्शन ना। जब रिएक्शन जब कोई ये एनर्जी नहीं होगी तो यानी होमोलेटिक फिजन ही नहीं होगा, यानी बी आर जो है वो Br2 जो है वो Br फ्री रेडिकल में ही नहीं होगा ब्रेक। ठीक है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अब वो क्या बोले, इन सनलाइट ब्रोमीन रिएक्ट विद हेक्सेन बाय मैकेनिज्म विच अकर्स विया सीरीज ऑफ स्टेप्स। नेम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन दैट अगर ऊपर बताया फिर रेडिकल सब्सटीट्यूशन होता है। अब वो क्या बोला, गिव इक्वेशन विच शोज द प्रोपगेशन स्टेप इन विच हेक्सेन प्रोड्यूसेस C6H13, जो C6H13 मुझे दें। ठीक है। अब क्या होता है, मैंने हेक्सेन लिखा C6H14 और Br फ्री रेडिकल है, तो Br यहाँ से एक H अपने साथ ऐड करा के HBr बना लेता है और बाकी ये बन जाता है C6H13 फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरीके से ये फ्री रेडिकल का साइन है। और बोले गिव एन इक्वेशन विच शोज अ प्रोपगेशन स्टेप इन दिस रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस 1 ब्रोमोहेक्सेन, जो 1 ब्रोमोहेक्सेन देना। अब 1 ब्रोमो ये हेक्सेन कैसा आएगा, जो यहाँ पर आपका ये बना है ना, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये प्रोपोगेशन का दूसरा स्टेप, ये क्या करता है, एक दूसरे Br2 से रिएक्शन करता है। ये Br2 यहाँ पे आके हेड हो जाता है इसके पास ना, तो ये बन गया C6H13 Br। ठीक है, और एक Br तो ये हेड हो गया, दूसरा Br फिर रेडिकल बन जाएगा यूँ करके। ठीक है, उसके ये तो बात क्या बोल रहा है कि गिव एन इक्वेशन विच शोज अ टर्मिनेशन स्टेप इन दिस रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस 1 ब्रोमोहेक्सेन। देखो टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, देखो टर्मिनेशन का ये मतलब है, इस तरीके से आप ये बेहतर मतलब कि पीप को समझ सकते हो कि फ्री जो फ्री रेडिकल है वो कितने तरीके से आपस में रिएक्शन वो कर सकते हैं। जो फ्री ये रेडिकल है वो कितनी वो तरह से आपस में रिएक्शन कर सकता है। तो मुझे क्या बनाना है, 1 ब्रोमोहेक्सेन, तो मैं लूँगा Br फ्री रेडिकल और C16 लिखते, सॉरी C6H13 फ्री रेडिकल, इन दोनों का रिएक्शन कराऊंगा। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलके ये क्या फॉर्म कर लेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा C6H13 Br। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्रूड ऑयल इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट आर यूज एज अ फ्यूल। सी क्रूड ऑयल क्या है, एक नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन की, जो कि ये फ्यूल के तौर पे होता है यूज़। हाइड्रोकार्बन विद रिलेटिवली लो हेमार आर यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, इन होम एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द लो हेमार। ठीक है, जो लो हेमार होते हैं उनको ये यहाँ वो यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, ये इंडस्ट्री में, ये होम में यूज़ करते हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आर ब्रोकन डाउन इनटू द शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन। दैट सी बात है, ये क्रैकिंग होता है। ये क्रैकिंग में जो बड़ी चेन होती है उनको वो छोटी चेन में चेंज करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। गिव अ रीजन वाई द हाइड्रोकार्बन विद द लोअर हेमार आर सुटेबल फॉर यूज़ एज अ फ्यूल, क्योंकि वो ईजीली वो कम्बस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, दे कैन कम्बस्ट ईजीली। जिनकी चेन छोटी होगी वो आसानी से होंगे, यानी जिनमें वो कार्बन वो कम होंगे वो आसानी से होते हैं ये कम्बस्ट। जिनमें कार्बन ज़्यादा होते हैं वो बहुत मुश्किल से होते हैं ये कम्बस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी ये देनी पड़ती है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा वो ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा देखो अब वो क्या बोले, इनकम्प्लीट combustion of hydrocarbon can release the carbon monoxide CO in the atmosphere.
राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटीन। इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन में एक ही फ़र्क होता है, कंप्लीट कंबशन में बनता है CO2 और इनकम्प्लीट कंबशन में बनता है CO प्लस H2O लिख दिया मैंने। अच्छा देखो, अब मुझे इसको ना ये बैलेंस करना है, तो मैं वो कैसे करूँगा बैलेंस ना। देखो सबसे पहले वो कार्बन बैलेंस करो। क्या बैलेंस करोगे? वो कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 मैंने यहाँ पीछे तो लगा दिया, कार्बन बैलेंस कर लिया। उसके बाद ये हाइड्रोजन को करो बैलेंस। हाइड्रोजन कितने? 8, यहाँ पे कितने? 2, तो 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। इस H2O में ऑक्सीजन कितने? 8, यहाँ पे कितने? 4, तो टोटल कितने हैं? सही है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे वो 4 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ये H2O में, और CO में भी 4 है, तो ये टोटल वो कितने हो गए? 8, तो यहाँ पे मैंने पीछे 4 लगा दिया। इस तरीके से मेरी ये वो कंबशन की इक्वेशन ये वो बैलेंस होती है। सबसे पहले मुझे वो क्या ये करना होता है बैलेंस, ये वो कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई एन एनालिटिकल ये टेक्निक दैट कैन बी यूज टू मॉनिटर द लेवल ऑफ CO इन द एटमॉस्फेयर। एक ही ये एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम वो करते हैं, वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या होता है? वेवलेंथ को आपस में ये कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या बोला है? ट्रायोफीन C4H4S is an organic compound that is found as an contaminant in a crude oil. Construct the equation for the complete combustion of ये thiopene C4H4S इंक्लूड ऑल द स्टेट से मुझे नॉन यानी कि इसकी ये कंप्लीट कंबशन करवानी है ना। तो क्या बनेगा? ये C4H4S प्लस O2। अब क्या बनता है? सबका ये ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन H2O। अब इसको करना है मैंने बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करूँगा मैं? देखो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन कितने? 4, तो यहाँ मैंने 4 लगा दिया। सल्फ़र कितने? 1, तो यहाँ वो कुछ भी नहीं आएगा। हाइड्रोजन कितने? टोटल 4, तो यहाँ पे मैंने 2 को लगा दिया। अब ऑक्सीजन को वो करो बैलेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे 2 हैं, तो टोटल कितने होगा? 12, तो पीछे क्या लगा दूँगा मैं? 6, इस तरीके से। अच्छा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, द सबसे ये पहले ये क्या करना है बैलेंस? वो कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सल्फ़र आ गया था तो मैंने वो कार्बन के बाद सल्फ़र भी वो बैलेंस कर लिया। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है? नेम देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेम नेचुरली हकरिंग सोर्स ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड आउटलाइन हाउ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स आर सेपरेट फ्रॉम दिस सोर्स। क्रूड ऑयल होता है, इसको ये पेट्रोलियम भी हम बोलते हैं ना। आउटलाइन द सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ना, हाइड्रोकार्बन्स आर ये सेपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। When alkanes are heated to high temperature in the absence of air, देखो जहाँ पर भी वो absence of air बोले ना एल्केन में, समझ जाओ क्या हो रही है? क्रैकिंग हो रही है। द मॉलिक्यूल्स कैन ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये तो उसने और जो है उसको एलिब्रेट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये क्रैकिंग हुई, ये रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन अकरिंग, वो क्रैकिंग हुई। राइट एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब द रिएक्शन अकरिंग व्हेन द हेप्टेन C7H16 is heated in the absence of air to form hexane, butane and ethene only। अब यह यहाँ हेक्सेन बनाओ C6H14 हेक्सेन, सी ब्यूटेन बनाओ C4H10 और इथीन बनाओ C2H4। अब अगर यहाँ पे गौर करो ना, यहाँ पर मेरे पास वो कार्बन, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो कार्बन कितने? 7, और यहाँ पर ये कार्बन कितने आ गए? बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। इसका वो बैलेंस का एक तरीका ये बता रहा हूँ, वो ये याद करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अक्सर एल्कीन जो है ना वो 2 बनते हैं। जब भी ये बैलेंस ना हो रहा हो ना, एल्कीन के साथ 2 लगाओ, जो मेरा एल्कीन बन रहा है, एल्कीन के साथ 2 लगाओ, और जो ये हाइड्रोकार्बन इसके साथ 2 लगा दो। नॉर्मली जो ये इक्वेशन जो अनबैलेंस होती है वो क्रैकिंग की इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पे आ जाओ, ये तो प्रमोल वाला क्वेश्चन था पर। अब वो क्या बोल रहा है कि ये समर 1821 का क्वेश्चन है। ये क्रूड ऑयल इज़ ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, यानी ये क्रूड ऑयल में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो क्या बोला? एक्सप्लेन व्हाई द हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इन क्रूड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपका, अगर देखो हाइड्रोकार्बन है ना, यानी क्या है? जितनी बड़ी चेन हो ना, सिर्फ वो कार्बन है
और हाइड्रोजन है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बनेगी, वो होगी इंड्यूस फॉर डायपोल। सही है। और इंड्यूस फॉर डायपोल पर डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जितने ज़्यादा ये कार्बन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ज़्यादा होंगे, तो इंड्यूस डायपोल भी उतना ये ज़्यादा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये बड़ी चेन है उनका ये बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब देखो मैंने क्या लिखा है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दे हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, some of the hydrocarbon molecules obtained from crude oil are processed further by cracking, suggests why some hydrocarbon molecules are processed further by cracking। देखो जो ये बड़ी चेन होती है ना, उसको जो हम वो छोटी चेन में करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि ये वैल्यूबल ये प्रोडक्ट वो करना, ये वो बनाना उससे ना। जो बड़ी चेन होती है उससे हम वो सारे काम नहीं ये ले सकते, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसकी छोटी वो चेन बनाते हैं ताकि कुछ ये वैल्यूबल ये प्रोडक्ट हमारे पास आ सके। ठीक है, अच्छा देखो आप क्या है कि मोस्ट व्हीकल फ्यूल कंटेन्स हाइड्रोकार्बन फ्रॉम क्रूड ऑयल। ठीक है, state the name the type of the reaction that hydrocarbon undergo when being used as a fuel। कंबशन होती है जो हमारे जो ये गाड़ियों में होती है, क्या होती है, कंबशन होती है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है ऑक्टेन की, क्या है, C8H18O2, और उसमें ये बनेगा जिसमें कार्बन होगा ना। अब कर दो उसको बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। किस तरीके से होगा, 8 कार्बन है, 8 लिख दिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 18, यहाँ पे 9 लिख दिए, तो 9 टू द 18। अब ऑक्सीजन कर लो बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 9, यहाँ पे कितने, 8 टू द 16, तो टोटल कितने हो गए, 25। तो यहाँ पे 25/2 को लिख दो, या तो 12.5 लिख दो या 25/2 लिख दो। मैं वो 25/2 लिखता हूँ, मुझे ज़्यादा ये बेटर लगता है, इसमें गलती के चांसेस जो हैं बच्चों से बहुत ये कम होते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या बोले, द सप्लाई ऑफ मटेरियल ये सुटेबल फॉर यूज़ एज अ फ्यूल डायरेक्टली फ्रॉम क्रूड ऑयल इज़ नॉट sufficient to meet the demand. A process is carried out to make some of the larger hydrocarbon molecules more useful। क्रैकिंग, सही है। क्या बोल रहा है कि जो बड़ी चेन है उसको वो छोटी चेन में वो कन्वर्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनती है। अच्छा देखो वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मुझे एक दिया हुआ है ब्यूटेन, उसका वो क्या करो, रिपीटेड यूनिट मुझे वो बना के दिखाओ ना, वो कैसे होता है। तो देखो ब्यूटेन क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड ड्रॉ करो, फिर एक CH3 यहाँ दिखा दो, एक CH3 ऊपर वो दिखा दो यूँ करके। ठीक है, अब क्या होगा, बस जस्ट ये बीच का डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक, सब चीज़ें ऐसी होंगी, C डबल बॉन्ड CH3 और यूँ करके ये पॉलीमर बना लेगा जस्ट। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट अकर ड्यूरिंग द ये प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर इन पार्ट 2। दैट सी बात है, क्योंकि ये ही सिर्फ एक मोनोमर है तो इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद ये अब देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या है, मेरे पास एक फ्रैक्शन ये डिस्टिलेशन का कॉलम है, और यहाँ से मैं ये क्रूड ऑयल को डाल रहा हूँ, ये हीट करके ये वेपर की फॉर्म में, और यहाँ पे जाके डिफरेंट वेपर जो है वो मेरे पास ये आउटलेट पे आ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट हैज़ टू बी टर्न टू द क्रूड ऑयल बिफोर इट एंटर्स द कॉलम। क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, टर्न इनटू गैस या इनटू वेपर। ठीक है, उनको ये बॉइलिंग करके वेपर या गैस में चेंज कर देते हैं। व्हाट ट्रेंड इन स्ट्रक्चर इज देयर फ्रॉम A to F, इंक्रीजिंग ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज ना, जिनका मॉलिक्यूलर साइज ये ज़्यादा होगा, ज़ाहिर सी बात है, जो हेवियर होंगे ये मॉलिक्यूल्स ये वेपर्स के वो नीचे आ जाएंगे, जिनका मास ये कम होगा वो ऊपर ही वो रह जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या बोले, स्टेट द ट्रेंड इनटू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्रैक्शंस फ्रॉम A to F, यानी इनकी कुछ ही प्रॉपर्टीज़ बताओ कि वो ट्रेंड क्या है। सबसे ये पहले क्या है, A से F, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज़ है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। सेकेंडली वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब वो जितना नीचे आएंगे तो बहुत मुश्किल से ये वेपराइज बनेंगे, तो ये वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड क्या है, इंक्रीज़ विस्कोसिटी, ज़ाहिर सी बात है जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। फोर्थ क्या है,
इंक्रीज पोटेंसिटी, जब साइज़ इंक्रीज होगा तो वो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। सही है, इस तरीके से बहुत सारे, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मुझे नेप्था दिया है उसने। नेप्था फ्रैक्शन फ्रॉम द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज़ यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या कर रहा हूँ, वो नेप्था की ये क्रैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भाई नेप्था की मैं ये क्रैकिंग तो कर रहा हूँ। राइट एन इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ C12H26 टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इथीन एंड वन अनदर हाइड्रोकार्बन इन द मोलर रेशियो 2:1, ठीक है। यानी कि मतलब कि हीथीन और उसका जो रेशियो है वो 2:1 का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिख दिया मैंने C12H26 क्यूब्स ऑफ इथीन C2H4। उसने क्या बोला, रेशियो क्या है इसका, जो दूसरा ये हाइड्रोकार्बन है 2:1 का, तो 2 यहाँ पर लगाया। अब टोटल वो कार्बन कितने थे, 12। यहाँ पर मेरे वो कितनों को यूज़, 4, क्योंकि 2 थे और 2 फुमोल्स थे, तो 2 × 4 बचे कितने, 8 C8। और दूसरा कौन सा, आम सा है, यानी कि ये हेल्केन होगा, क्योंकि ये क्रैकिंग में एक बनता है हेल्कीन, दूसरा बनता है एल्केन, तो ये हो जाएगा C6H18, ठीक है। सजेस्ट अ यूज़ ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम योर इक्वेशन इन वन, एक्सप्लेन व्हाट मेक्स ईच प्रोडक्ट फ्रॉम वन सुटेबल फॉर द यूज़ यू सजेस्ट। इथीन वो कहाँ पे होता है यूज़, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है, ठीक है, इथीन वो कहाँ पे यूज़ होता है, ये पॉलीमराइजेशन में ना, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है उसके पास, और डबल बॉन्ड खुलता है तो ये पॉलीमराइजेशन होती है। दूसरा हेल्केन का होता है, हेल्केन यूज़ होता है एज अ फ्यूल, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी करता है रिलीज, जब हम उसको वो जलाते हैं, वो ये कंबस्ट करते हैं। देखो उसके बाद क्या, एक्सप्लेन हाउ एंड वाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल की कंबशन इंजन में नाइट्रोजन क्यों होते हैं ये प्रोड्यूस। अब वो देखो क्या होता है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ ये कंबशन, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। क्योंकि बहुत हाई ये टेम्परेचर पर कर रहे होते हैं, तो क्या होते हैं, इसके ऑक्साइड ये बनते हैं, नाइट्रोजन और इसके ऑक्सीजन के, ठीक है। अब क्या बोले, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर। NO का रिएक्शन होता है CO से, बनता है N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ना, यहाँ 2 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद को बोला, राइट द इक्वेशन टू शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, वो पहले वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, यानी NO में कन्वर्ट होता है। देन जो NO2 यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये NO2 जो है मेरा SO2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ बनाता है SO3 प्लस, वापस ये NO में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये SO3 है ना, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2SO4, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एसिड रेन। इससे क्या होता है, मेरा जो वो pH है वो टुवर्ड्स ये एसिडिक साइड पे वो चले जाता है पानी का, नहीं। और वो दूसरा क्या है कि जो सॉइल है उसको भी काफ़ी जो सॉइल का वो होता है ना, न्यूट्रल होता है, उसको भी बहुत नुकसान करता है, ठीक है। अच्छा, और इसका ये एक और भी वो ये होता है कि करोजन भी आती है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उन पर करोजन भी आती है, ठीक है। और एक और क्या होता है कि एक तो जो सॉइल की जो जैसे सॉइल के जो pH न्यूट्रल होता है, उसको भी ये वो क्या करता है, टुवर्ड्स ये एसिडिक की तरफ लेके आता है। सेकंड क्या होता है, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनको अपने अंदर ये एब्जॉर्ब को करा लेता है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें वो लिख सकते हो। अच्छा देखो उसके वो बात क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि भाई हेप्टेन है मेरे पास, C7H16 इज़ एन अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट ऑफ ये पेट्रोल एज इट बर्न्स एक्सप्लोसिवली कॉजिंग द नॉकिंग इन एन इंजन। There are the 9 structural isomers with the formula C7H16, only 2 of which contains chiral center. Write the meaning of the term structural isomer and a chiral. Structural isomer क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। chiral center क्या होता है, जिसके वो 4 के 4 एंड्स जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोले, गिव द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर C7H16 विच कंटेन्स अ chiral का वो कार्बन या सेंटर। अब वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करें, सीधा आपने क्या करना है, पहले एक वो कार्बन करना है ड्रॉ, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ क्या करना है, एक वो कार्बन करना है ड्रॉ। अब उसने क्या बोला कि भाई
मेरे पास 7 कार्बन्स हैं, तो मैं क्या करूँगा उस हिसाब से यहाँ पे कार्बन जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दूँगा। सबसे वो पहले मैंने एक वाला कार्बन किया ऐड, तो ये CH3, फिर सेकेंडली दूसरा C2 ऐड किया, तो मेरे टोटल 4 कार्बन एंगेज हो गए। अब मैं कोई भी, अब 3 कार्बन तो बाकी हैं, ठीक है। एक वो कार्बन मैंने यहाँ पे ऐड किया CH3, 2 यहाँ पे ऐड किया C2H5, और यहाँ पे एक वो कार्बन मैंने अपना वो सेंटर बनाया था, तो 4 हो गए कार्बन। अब मुझे 3 कार्बन और करने प्लेस, तो मैं ना तो C1 ऐड भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो कायरल सेंटर यहाँ पे करना है ड्रॉ, ना ही मैं C2H5 ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ऑलरेडी ड्रॉ वो कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अब मैं C3H7 ऐड करूँगा और जो एक वैलेंसी बचेगी उसके ऊपर H को लगा दूँगा। अब ये इसी तरीके से जो मैंने ये वाला बनाया, यहाँ पे भी एक ऐसे पहले वो कार्बन ड्रॉ किया, फिर मैंने CH3 यानी एक कार्बन वाला ड्रॉ किया, फिर C2H5 2 वो कार्बन वाला ड्रॉ किया, तो ये टोटल होगा 4 कार्बन। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट चेन को बना दी थी C3H7 की, यहाँ पे मैंने ब्रांच चेन को बना दी, ठीक है, और परेश बना दी, और उसके बाद उसकी फोनेमिंग कर दी ना 2-मेथाइल-हेक्सेन और 2,3-डायमेथाइल प्रोपेंटेन। उसकी ये बात देखो, वो क्या बोल रहा है कि भाई राइट एन इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ हेप्टेन। वो जो मैंने वो तरीका बताया वही तरीका करना है फॉलो। C7H16O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो 7 कार्बन है, 7 यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन 16 है तो 2 ऑलरेडी हैं तो 8 लगा दिया, 16 हो गए। अब यहाँ पर मेरे ऑक्सीजन कितने 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 14, तो 8 + 14 कितना होता है 22, यहाँ 11 लगा दिया, ठीक है। अब वो क्या बोले, राइट एन इक्वेशन फॉर द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हेप्टेन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फ्लोटेंट। सॉलिड क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सूट SO, जिसको बोलते हैं वो कार्बन, ठीक है। तो क्या बनेगा ये C7H16 प्लस O2 प्लस वो कार्बन प्लस H2O। अब यहाँ पर वो कार्बन कितने 7 7 लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 16 तो 8 लगा दिया। अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है 8, सही है, तो यहाँ पे सीधा 4 लगाऊंगा पीछे, ठीक है। अब वो क्या बोला है, इनकम्प्लीट कंबशन कैन ऑल्सो लीड टू द इमिशन ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन विच, उससे क्या नुकसान होता है ना, वन स्टेट एनवायरमेंटल ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अच्छा देखो अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ हेप्टेन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट दिस। अब क्या है वो क्या बोले, नेम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द हेप्टेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट फ्री रेडिकल, ये सब्स्टिट्यूशन होती है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म यूजिंग द सुटेबल इक्वेशंस एंड इंक्लूडिंग द नेम ऑफ ईच स्टेज इन दिस। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन में क्या होता है मेरा Cl2 जो है वो Cl में चेंज हो जाता है, यूँ करके सी Cl2 किस में चेंज हो जाता है Cl में, और फिर अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोपगेशन में जो Cl है ये मेरा C7H16 के ऊपर अटैक करेगा और उससे एक हाइड्रोजन अपने पास ये हेड करा लेगा, और क्या बन जाएगा ये HCl, और यहाँ से C7H16 से एक हाइड्रोजन चले आएगा तो ये बन जाएगा C7H15। अब ये C7H15 का जो फ्री रेडिकल है ये एक और Cl2 से ये अटैक कराएगा और इस Cl इसमें से इन दो में से एक Cl को अपने पास ऐड करा के वो बना लेगा C7H15Cl, और जो एक Cl तो उसके साथ ही हेड हो गया, दूसरे Cl ने क्या बनाया Cl फ्री रेडिकल। अच्छा, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि कितने स्टेप ये पॉसिबल है, तो बेहतर है कि 1 से 2 स्टेप यहाँ पे लिख दो, वही वो काफ़ी होगा, ठीक है। अब क्योंकि 5 से तो कोई 2 स्टेप लिख दो, कैसे, एक ये लिख दो Cl, फिर रेडिकल का रिएक्शन होगा C7H15 से, यानी कि इसका वो टर्मिनेशन का ये मतलब क्या होता है, फिर से मैं ये कर रहा हूँ एक्सप्लेन कि कितनी तरह से, कितने वो तरीक़ों से फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा C17H15Cl, और एक और क्या होगा कि दोनों Cl आपस में वापस कर लें, रिएक्शन Cl2 को बना दें। एक और क्या होगा, 2 C7H15 आपस में रिएक्शन कर लें, तो ये क्या वो बना देंगे C14H30, इस तरीके, ठीक है।